वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इसका हमने एक लेक्चर किया है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक बातें बताई हैं और आज हम उसका सेकंड लेक्चर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ पढ़ेंगे, साथ में ओम्स लॉ और इससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। यस, माय नेम इज सूरज मालविया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन विजन साइंस। आज हमारा पहला टॉपिक होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल। क्या पढ़ना है? श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इसमें हम पहला ये पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं। किसी भी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो भी चालक जितना अधिक अच्छा होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर यदि हम एक चालक तार लें इस तरह से, सपोज ये हमारा एक चालक तार है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और ये क्या करते हैं, इसमें अनियमित रूप से गति कर रहे होते हैं। ठीक है, स्थिर आयनों के बीच गति कर रहे होते हैं और जब ये गति करते हैं तो आपस में इनकी क्या होती है? टक्कर होती है। क्या होती है? टक्कर होती है। देखिए, आप लोगों ने कभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक स्क्रीन सेवर देखा होगा। इस तरह से जैसे बॉल होता है ना, ऐसे स्क्रीन पर ऐसे स्क्रीन सेवर लगा हुआ होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से, जैसे जो बॉल होता है वो इस तरह से जाता है, एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। ठीक है, फिर ऐसे जाता है, फिर इस तरह से, मतलब वह अनियमित रूप से क्या करता है? स्क्रीन पर चलता रहता है। आप लोगों ने ये स्क्रीन सेवर देखा होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि ठीक इसी तरह से जो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी गति कर रहे होते हैं और जब ये अनियमित रूप से गति करते हैं तो इनका धनायनों से क्या होता है? टक्कर होता है। अब यही टक्कर, इसी टक्कर से ही हम क्या करेंगे, ये समझेंगे कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, ठीक है, तो किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के बीच, क्या कह रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी अनियमित जब गति करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्कर, जैसे एक टक्कर यहाँ पर हुआ, फिर अगला टक्कर यहाँ होगा, तो इस दो टक्कर के बीच जो ये बीच की दूरी होगी, इसी को हम क्या कहेंगे? माध्य मुक्त पथ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पथ कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्डा से। ठीक है, और जब ये गति कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो इनकी चाल होती है वो लगभग 10 के पावर -5 मीटर पर सेकंड का वेग होता है। यानी लगभग 1,00,000 मीटर पर सेकंड के वेग से ये अनियमित रूप से गति करते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? गति करते हुए टक्कर करते हैं और दो क्रमागत टक्करों के बीच चले गए पथ की लंबाई को ही माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे क्या करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो
कुछ अधिकांश धातुओं में जो होता है, ये जो लैम्डा का जो वैल्यू होता है वो लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है। ये अप्रोक्सीमेटली इतना लगभग होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम समझते हैं कि श्रांति काल क्या होता है। ठीक है, क्या समझना है आपकी बात? श्रांति काल क्या होता है? श्रांति काल को इंग्लिश में हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब इस श्रांति काल का क्या अर्थ है? ठीक इसी तरह से मध्य मुक्त पद की तरह ही इसका भी डेफिनेशन है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को, आप जानते हैं काल में समय होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को ही क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, और ये श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? टाउ से। ठीक है, ये टार्क बराबर होता है लगभग 10⁻⁴ सेकेंड। ठीक है, ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है अधिकांश धातुओं में वो 10⁻⁴ सेकेंड होता है, यानी लगभग इतने सेकेंड में वो एक टक्कर कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए घबराइए नहीं। आज के पहले, इस लेक्चर के पहले अभी तक आप लोगों को यहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रहा था, मैं अपने हाथ से ही नोट्स को लिखता था, पर अब मैंने नोट्स तैयार किया है जिसको आप पीडीएफ के माध्यम से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर पाएंगे और उसका नोट्स बना सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, केवल टॉपिक समझाए जाएंगे जिससे आप उस टॉपिक का फील ले पाएं। ठीक है, और यदि पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, तो उम्मीद है कि आप लाइक जरूर करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तब तक इसे मिटा देते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अनुगमन वेग। इसी के सापेक्ष समझेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन या इसी को हम अपवाह वेग कहते हैं। क्या? अपवाह वेग, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो अभी अभी हमने टॉपिक आप लोगों को बताया कि जब किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे होते हैं तो इस समय क्या होते हैं? ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ऐसा हमने अभी अभी आप लोगों को बताया है। तो जब ये सपोज मान लेते हैं यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चल रहा है, इधर आएगा फिर इधर गया, फिर मान लो ऐसे टकराते हुए आगे वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये अपना समझेंगे। जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में क्या होते हैं? अनियमित रूप से गति कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी अभी हमने आप सभी लोगों को बताया। इस तरह से ये अनियमित रूप से इधर उधर गति कर रहे होते हैं ना, तो इधर तो इधर इस तरह से गति कर रहे होते हैं। तो हमने बताया कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के दौरान किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो अब औसत वेग क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर किसी पदार्थ जब कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है, सपोज मान लीजिए पहली बार यहाँ पर टकराया v1 वेग से, और उसके बाद यहाँ पर जब टकराएगा तो उस समय आते हुए उसका वेग मान लीजिए v2 हो जा रहा है अगले टक्कर के दौरान।
तो आप ध्यान दीजिए, जब ये टकरा रहा होता है तो अपनी दिशा बदलता है, और दिशा बदलते समय वहां पर वह एकाध क्षण के लिए वो क्या होता है, रुकता है, और उस समय उसका जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 0 हो जाएगा, और अगला वेग क्या हो रहा है, v2 हो जा रहा है। तो यहाँ पर अनुगमन वेग को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, v1, ऐसे कहेंगे v2 माइनस, सॉरी ऐसा नहीं, यहाँ पर लिखेंगे v1 प्लस v2 अपान क्या होगा 2। हमने कहा है औसत वेग, औसत वेग क्या होता है, अब जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो दोनों वेगों को जोड़ देंगे और बटे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब हम लिख सकते हैं vd इज इक्वल टू v1 की वैल्यू 0 प्लस v2 को मान लीजिए हम v ही लिख लें, तो अपॉन क्या कर सकते हैं, v2 को केवल मान लीजिए वेग v हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आगे बटे 2, और यहाँ पर लिख लीजिएगा v2 बराबर v मान लें अगर, तो ये हो जाएगा vd इज इक्वल टू v अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं अपवाद वेग को, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं चाहे तो आप इसी से नोट कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, धारा घनत्व। हमारा अगला जो टॉपिक होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है धारा घनत्व। क्या होगा, धारा घनत्व, या फिर आप पहले धारा घनत्व से पहले, इससे पहले हमने वैद्युत धारा पढ़ी है। क्या है, वैद्युत धारा, और ये पढ़ रहे हैं अपवाद वेग, ठीक है। तो पहले धारा घनत्व पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला जो टॉपिक होगा धारा घनत्व, ठीक है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ये जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो मान लिया मैंने a, ठीक है। और इसमें से जो है धारा प्रवाहित हो रही है किसी एक दिशा में, ठीक है। किसी एक दिशा में, मान लो किसी भी दिशा में ऐसे सपोज धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, ठीक है। तो क्या होता है, किसी एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल में, किसी एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, अब आप देखिए अनुप्रस्थ काट क्या होता है ये भी समझना है पहले। अनुप्रस्थ काट जैसे आप जानते हैं चालक काट ऐसे लंबा होता है सीधा, है ना, बेलनाकार। तो इसका जो ये काट होता है ये वृत्ताकार, इसी को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट कहते हैं ना, और इसी का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा गया है। अब अगर आप ध्यान दो कि अगर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे ऐसे काटें तो ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, क्षेत्रफल बनेंगे वृत्ताकार, है ना। तो यहाँ पर ये कहने का अर्थ है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से, किसी एक जगह पर, किसी एकांक क्षण पर एकांक क्षेत्रफल से, सपोज यहीं पर हम एक क्षेत्रफल मान लें, यह a, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा, ये जो धारा है लंबवत, इस तरह से जैसे ये गुजर रहा है तो इससे लंबवत धारा इस इधर ही, ठीक है। लंबवत गुजरने वाली धारा आई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, धारा घनत्व। और धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, J से, ठीक है। परिभाषा एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही होती है, ठीक है, तो चालक में प्रवाहित अनुप्रस्थ का किसी एकांक क्षेत्रफल से, एक बार फिर से कहेंगे, चालक तार में किसी एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत बहने वाली धारा तथा उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं।
किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। ये हमारा धारा घनत्व, ठीक है। धारा घनत्व J बराबर I अपान क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं धारा घनत्व। तो काफी छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगला टॉपिक करेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा, इससे पहले हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था धारा, है ना। धारा मतलब विद्युत धारा पढ़ा था, तो हमें पूरा विद्युत धारा पर लिख लेते हैं। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। अनुगमन वेग में क्या करते हैं, संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। आपने देखा था जैसे एक चालक तार है, इस तरह से होता है पतला सा, पर इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर मान लीजिए मोटा बना दे रहे हैं। ये हमारा चालक तार है, ठीक है। और इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम मान ले रहे हैं A, और इसमें मान लेते हैं I धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कैसी प्रवाहित हो रही है, I। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो आवेश हैं, जब प्रवाहित होंगे, सपोज मान लीजिए वैसे धारा की दिशा ये है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा ये होगी। आप जानते हैं, ये हमने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा की दिशा ये हो रही, ये होगी। अब मान लीजिए जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनका जो वेग है वो हमने क्या मान लिया, Vd। ये Vd वेग से मान लीजिए इधर प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। अब इसमें हम लिखेंगे, और मान लीजिए इसमें किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो हम मान ले रहे हैं n, मान ले रहे हैं। संख्या क्या मान रहे हैं, n मान ले। तो यहां पर हम लिखेंगे एकांक आयतन, एकांक आयतन में प्रवाहित यहां पर 1 सेकंड, ये भी लिख लें, 1 सेकंड में एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो संख्या क्या हो जाएगी, मान लीजिए संख्या n है, संख्या बराबर n तो है, लेकिन एकांक आयतन से प्रवाहित हो रहा है, तो हम जानते हैं आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर A इंटू Vd हो जाएगा। कैसे, ये समझना है, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझिए। एकांक आयतन, यहाँ पर ये आयतन लिखा है, ये संख्या है। अब ये आयतन कैसे हुआ, हम जानते हैं कि आयतन बराबर होता है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस बात पर, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और गुणे क्या होता है, ऊंचाई। आप समझते हैं। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम समझते हैं क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर सकते हैं। और ऊंचाई भी एक तरह की क्या होती है, लंबाई ही होती है। क्या होती है बेटा, लंबाई होती है। इसे हम लंबाई यानी दूरी से समझ सकते हैं, यानी क्षेत्रफल गुणे दूरी को हम यहाँ पर कहें, दूरी या विस्थापन ले लें, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई। अब यहाँ पर समझना है क्षेत्रफल, तो ये हमने लिख दिया है। अब ये लंबाई कैसे होगी, अब ये देखिए यहाँ पर एकांक 1 सेकंड में बात हो रही है। 1 सेकंड में जब लिखते हैं वेग, वेग बराबर जानते हैं क्या होता है, विस्थापन, है ना, विस्थापन बटे क्या होता है, समय अंतराल। तो वेग ये जो Vd है वो बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर विस्थापन लिख लें, विस्थापन
यानी दूरी कह सकते हैं, और बटे समय, समय तो हमने 1 ही सेकंड लिया है ना, तो 1 सेकंड अगर नीचे लिखोगे तो विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग के, यानी ये जो दूरी है, विस्थापन को हम यहाँ पर देखो लंबाई के रूप में कह सकते हैं ना, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा वीडी के, यानी यहाँ पर आयतन को हम क्षेत्रफल गुणे लंबाई लिखते हैं, और लंबाई को हम एकांक समय अगर ले रहे हैं तो वीडी ही उसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो इस तरह से क्षेत्रफल गुणे दूरी बराबर किसके हो जाएगा, आयतन। तो ये बातें अब उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी ये कंसेप्ट देखने के बाद, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब मान लेते हैं 1 सेकंड में एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एकांक आयतन से लिख लेंगे यहाँ पर संख्या n a vd हो जाएगा। अब इसी तरह से t सेकंड में अगर बात करेंगे, t सेकंड में प्रवाहित एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, n a vd इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। अब इसी को लिखते हैं t सेकंड में प्रवाहित आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। Q बराबर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसा आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो यही है, तो n a vd इंटू t, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा इंटू e। ऐसा कैसे हो गया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर होता है n इंटू e। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये संख्या की जगह पर हमने t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n a vd इंटू t लिखा है, तो ये संख्या हो जाएगी, और ये आवेश यहाँ पर हमने लिख रखा है। क्या ये बातें समझ में आ गई? अब यहाँ पर हम देखेंगे, चूंकि हम जानते हैं विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T होता है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको रिलेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते थे, या रहने दीजिए, I बराबर लिख सकते हैं, Q का वैल्यू यहाँ से पुट कर दे, यहाँ पर तो हो जाएगा n a vd इंटू t इंटू क्या हो जाएगा e, और अपॉन में क्या है, t है, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ I को चाहे तो आप कैपिटल लिख लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा ऐसे। I बराबर क्या हो जाएगा, n, देखो t से t कैंसिल हो गया, n e vd और इंटू a, n e vd इंटू a। इस तरह से ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो यही होता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध की। अनुगमन वेग यहाँ पर है, तो इस तरह यदि अनुगमन वेग बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, यानी क्षेत्रफल भी अधिक रहेगा तो भी धारा का मान अधिक रहेगा, और संख्या, ये सब क्या है, अनुक्रमानुपाती होंगे। ये बातें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसी के सापेक्ष एक चीज और हम पढ़ेंगे, अगर आप लोग ये समझ चुके हैं तो हम इसे मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जरूरत है तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते थे। यहीं पर इसी टॉपिक में हम एक टॉपिक और समझ लेते हैं। जैसे कि हमने समझा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, इसी तरह से हम समझते हैं कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में, है ना, अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, अनुगमन वेग में संबंध। तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले माना किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही, माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जिसमें vd वेग से n इलेक्ट्रॉन
प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा घनत्व क्या हो जाएगा? हम जानते हैं धारा घनत्व J बराबर होता है I अपान क्या होता है? A के होता है। अब जानते हैं कि I का वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास J बराबर I का वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो I का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा NeVd और A और अपॉन में क्या हो जाएगा A। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लिख दीजिएगा I बराबर होता है NeAVd और इंटू होता है A। A से A कैंसिल हो जाएगा तो धारा घनत्व J बराबर हो जाएगा NeVd। ठीक है, तो धारा घनत्व में इतना हो जाएगा NeVd। क्लियर? उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो आप लीजिए एक इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम, है ना, यानी ओम्स लॉ। चलिए ओम्स लॉ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ। आप लोगों ने ओम का नियम 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट था, और इस क्लास के लिए भी ओम का नियम काफी इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे ओम का नियम क्या है और किसके बारे में। का काफी आसान है, सभी लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा होगा, फिर भी हम यहाँ पर आप लोगों को एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो ओम ने जो कहा है उनके स्टेटमेंट को एक बार यहाँ पर लिखना है आपको, है ना। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उनमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से मैं इस स्टेटमेंट को रिवाइज करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर को V से रिप्रेजेंट करते हैं, विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यही उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा। एक बार फिर से कह दें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे अब इसमें कहा जाता है चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप। मान लीजिए हमारे पास कोई तार है, ये कनेक्टिंग वायर है, मान लीजिए यदि इसमें धारा प्रवाहित होने पर इसकी लंबाई और ताप में यदि परिवर्तन ना हो, ठीक है, यानी ताप ना बढ़े, लंबाई ना बढ़ जाए या घट जाए, तो उस समय चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपको पता है कि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगता है तो उसे हटाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं, यहाँ इक्वल लगाएं और यहाँ पर जो कांस्टेंट लाया जाएगा R, ठीक है, तो हो जाएगा V बराबर RI। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहां R अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। किसका प्रतिरोध? यहां पर लिख लेंगे जिसे चालक का, ये ध्यान रखेंगे, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब ये प्रतिरोध क्या होता है इस बात को समझ लेते हैं। प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ जो है वो रुकावट से है। जिस तरह से सड़क पर ब्रेकर लगाए जाते हैं,
इसी तरह से वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस लगाया जाता है। और जैसे ब्रेकर मनुष्य की चाल को कम कर देता है यानी कंट्रोल करता है, ठीक इसी तरह से जो प्रतिरोध है वह भी क्या करता है, धारा को कंट्रोल करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, यह प्रतिरोध हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें तेज धारा की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां पर रेजिस्टेंस लगाकर हम उसके बीच धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लगाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, है ना। लेकिन इसे एक शब्द से और निरूपित करते हैं, ओम के नियम के अनुसार, भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जो मात्रक है ओम नामक साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया गया ओम। ठीक है, और इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से भी प्रदर्शित किया जाता है। ओम, और ये क्या है, ग्रीक अक्षर है, ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 1 ओम की परिभाषा दीजिए, है ना। तो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है, R है तो इधर लिख सकते हैं 1 ओम। तो 1 ओम बराबर क्या होगा, यहाँ पर 1 वोल्ट, क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट बटे 1, ये क्या हो जाएगा, धारा है, धारा को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। तो जो इसकी परिभाषा बनेगी वो क्या होगी, इसकी परिभाषा को आप क्या करेंगे, अपने शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान रखिए। यहाँ पर कहेंगे यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट का विभवांतर हो तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उस तार का प्रतिरोध यानी चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ओम के नियम को प्रूव करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ओम के नियम का क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, कभी कभी ओम के नियम को प्रूव करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो ओम के नियम को हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये ध्यान रखिए। देखिए, ओम के नियम को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जिसे आप देखकर आप इसको आसानी से डेरिवेट कर पाएंगे। वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, एग्जाम में ये सब लिखना नहीं रहेगा, पर इस ट्रिक्स को आप क्या करिए, याद कर लीजिए, जिससे आप इस प्रूफ को आसानी से कर पाएंगे, इस डेरिवेशन को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा लिखेंगे ट्रिक्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रिक्स। ये ट्रिक क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला स्टेप हम लिखेंगे, E बराबर निकालेंगे, V/, क्या होगा, L। E क्या है, विद्युत वाहक बल, V क्या है, वोल्ट है, और ये L क्या है, तार की लंबाई है। और अगला जो स्टेप आएगा, इसी के सापेक्ष हम निकालेंगे F, बल, है ना। बल F बराबर क्या हो जाएगा, E। वैसे तो F बराबर हम जानते हैं Q0 × E होता है, पर यहाँ पर जो आवेश है Q0, उसकी जगह पर यदि हम E मान लें, तो ये फॉर्मूला जो हमारा बनेगा F बराबर E × A बनेगा। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, त्वरण निकालेंगे। A बराबर क्या हो जाएगा, F/m होगा। अब त्वरण किस चीज का निकालेंगे, जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है, और उसी के सापेक्ष जैसे जब विद्युत वाहक बल लगाते हैं तो वेग बढ़ जाता है, वेग के सापेक्ष उसका त्वरण बढ़ेगा, तो त्वरण को भी हम यहाँ पर निकालेंगे। अब इसी से अगला जो हमारा स्टेप आएगा, वो चौथा स्टेप आएगा, गति का नियम लगाएंगे। V बराबर हो जाएगा U + AT, गति का नियम लगाएंगे। और ये जो वास्तव में जो V होगा ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, v, है ना, ये चीज यहाँ से निकाल लेंगे। और इसके बाद आखिरी स्टेप आएगा, VD कहाँ पर लगता है, I बराबर होता है N × E × VD × क्या होता है, A। ठीक है, तो ये हमारे 5 वर्किंग स्टेप अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इसको
इस डेरिवेशन को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये एकदम बिल्कुल सीक्वेंस से है, पहले ई निकालोगे तो ई का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, एफ निकलेगा एफ का वैल्यू यहाँ पर पुट करना, ए निकलेगा ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करना। जब ए निकल जाएगा ए के द्वारा हम क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। अब बी डी निकलने के बाद इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आई मीन इसका डेरिवेशन कर पाएंगे। ठीक है, वैल्यू निकल जाएगी तो ओम का नियम प्रूफ कर लेंगे। अब यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए इस चीज को आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस आपको याद करना है ये ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं यहाँ से, इसके बाद हम लिखेंगे, चूंकि हमको पता है E इंटू होता है V अपान L होता है। अब क्या करेंगे, चूंकि ये भी हमें पता है कि F बराबर होता है E इंटू E होता है। अब E के वैल्यू को यहाँ पर लाकर भर दें तो हमारा हो जाएगा F बराबर हो जाएगा E इंटू V अपॉन L हो जाएगा। अब F का मान निकल गया तो फिर हम क्या लिखेंगे, अब नाउ A इज इक्वल टू होता है F बटा M होता है। तो F की वैल्यू यहाँ पर लाकर अगर पुट करें तो A बराबर हो जाएगा E V और अपान में क्या होगा L, और नीचे M पहले से है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, M लिख देंगे। ठीक है, ये A निकल गया। अब A की सहायता से हम क्या करेंगे, VD निकालेंगे, है ना। VD कैसे निकलेगा, गति के समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण है V बराबर U प्लस AT, है ना। अब यहाँ पर ये सूत्र है और इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग है ना, अनुगमन वेग, वो लिखेंगे VD बराबर, आप जानते हैं U क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं तो उस समय जो पहला प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है, 0 होता है, प्लस A का वैल्यू यहाँ से लाकर इसमें पुट कर देते हैं तो E हो जाएगा इंटू V और अपान क्या हो जाएगा M इंटू L। और ये जो T है वो भी श्रांति काल है और श्रांति काल को टार्क से प्रदर्शित करते हैं, ये अभी हमने बताया है। अब कह सकते हैं कि VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V EV टॉर्क और अपान क्या हो जाएगा ML। ठीक है, अब क्या करिए, चूंकि हमको पता है कि I बराबर NE A इंटू VD होता है। अब क्या करिए, VD के मान को यहाँ पर लाकर भर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा I बराबर NE A और ये VD का वैल्यू यहाँ पर लाकर रखेंगे तो हो जाएगा E इंटू कर लीजिए इंटू EV टार्क अपान क्या हो जाएगा ML हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो ओम का नियम है उसमें V अपान I होता है, तो यहाँ से हम V अपान I को फाइंड करना चाहेंगे तो आप I को इधर भेज दीजिए, बाकी सब इधर आ जाएगा, तो इधर आप लिख सकते हैं ML। देखिए हर में यह ऊपर चला जाएगा ML और अपान में क्या हो जाएगा N, आप इसे थोड़ा सा अलग कर दीजिएगा। ठीक है, और E से E में मल्टीप्लाई हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, A अंश में है नीचे आ जाएगा A और साथ में क्या हो जाएगा, टार्क भी नीचे आ जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा V अपान I, है ना। और इतने पूरे पद को ओम ने क्या माना, कांस्टेंट माना, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पर लिख लेना, चूंकि ML अपान NE स्क्वायर A इंटू टार्क बराबर क्या होता है R, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू V अपान क्या हो जाएगा I। तो इस तरह से हम ओम के नियम को प्रूव कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं जो प्रतिरोध होता है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है और जो प्रतिरोध है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी
यदि विभव बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, और धारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा और चीजें अच्छे से समझ में भी आई होंगी। यदि समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। लेक्चर को हम अगले वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।